गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन से 6 to 7 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आते हैं और कुछ 2 से 3 क्वेश्चन ट्विस्टेड आने के भी चांसेस हैं। So students, without wasting much time, चलिए स्टार्ट करते हैं a very important chapter, sexual reproduction in flowering plants. And students, I'm very much thankful that you are giving us so much love and support. So students, चलिए स्टार्ट करते हैं। So students, जितने भी flowering plants हैं, वो सब की सब sexual reproduction शो करते हैं। Students, अगर बचपन से हम देखें तो सबसे सुंदर जो प्लांट में हमें अट्रैक्ट करता है स्ट्रक्चर, वो है फ्लावर। फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट एंड इट इज मेनली कंसर्न फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर के ही पार्ट से स्टूडेंट्स फ्रूट बनता है, सीड बनती है। सो फ्लावर इज अ वेरी ब्यूटिफुल, अट्रैक्टिव येट वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू ऑकर। फ्लावर स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा है, जनरल सोशल लैंग्वेज दी है कि किस प्रकार से फ्लावर एस्थेटिकली, सोशली, कल्चरली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इतना ज्यादा ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए बच्चों, अब आते हैं फ्लावर के डायग्राम पे जो एनसीईआरटी में गिवन है। सो स्टूडेंट्स, ये फ्लावर का डायग्राम है जो एनसीईआरटी में गिवन है। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो फ्लावर का जो स्टॉक होता है उसे हम पेडिसेल कहते हैं। ये थैलेमस है जहां पे फ्लोरल वॉल्स जो है वो अटैच्ड होती है। जो टोटल फ्लावर के अंदर स्टूडेंट्स 4 फ्लोरल वॉल्स होती है। कितनी फ्लोरल वॉल होती है स्टूडेंट्स? 4। सो स्टूडेंट्स, देयर आर 4 फ्लोरल वॉल्स। 4 फ्लोरल वॉल्स। हम इन 4 फ्लोरल वॉल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, accessory and essential। accessory floral whorls में स्टूडेंट्स हम सेपल और पेटल को इंक्लूड करेंगे। और essential floral wall में स्टूडेंट्स हम गाइनोशियम और एंड्रोशियम को इंक्लूड करेंगे। तो बच्चों, इन 2 वॉल्स को एसेंशियल क्यों कहा और इन 2 वॉल्स को एसेसरी क्यों कहा? ये इन्हें एसेंशियल वॉल इसलिए कहा है बिकॉज दे आर डायरेक्टली लिंक्ड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। That's why they are called essential whorls. So students, अगर हम फ्लावर को देखें तो सबसे बाहर सेपल होता है। सेपल जो होता है स्टूडेंट, उसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। बड स्टेज में जब फ्लावर ओपन नहीं हुआ है तो ग्रीन कलर का सेपल उस फ्लोरल बड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद में आते हैं स्टूडेंट्स हम सेकेंड वॉल, बाहर से अंदर की तरफ बच्चों हम चल रहे हैं। सबसे बाहर जो वॉल होती है वो सेपल होती है। उसके अंदर स्टूडेंट्स कलरफुल, अट्रैक्टिव विद फ्रेगनेंस, जनरली विद फ्रेगनेंस। ऐसा भी है कि कुछ फ्लावर में अच्छी फ्रेगनेंस नहीं होती है। सो जनरली अट्रैक्टिव एंड फ्रेगनेंट बिकॉज इट हैज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन इज द पेटल। सो स्टूडेंट, सेकेंड वॉल जो होती है वो पेटल होती है। पेटल ज्यादातर स्टूडेंट्स कलरफुल होती है, अट्रैक्टिव होती है, फ्रेग्नेंट प्रोड्यूस करती है। तो इसका फंक्शन स्टूडेंट्स प्रोटेक्शन के साथ साथ पॉलिनेशन में हेल्प करना भी होता है, बिकॉज इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट टूवर्ड्स इट। साथ ही साथ स्टूडेंट्स इसके अंदर अगर हम आए तो हमें देखने को मिलता है द मेल पार्ट दैट इज एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम ये वाले जो पार्ट है वो एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम जो है उनका नंबर वेरी कर सकता है फ्रॉम 2 to 10
or more. So androecium, which is also called male reproductive structure, male reproductive structure. androecium जो है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, सो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है. दिस इज filament, a stalk which is called filament, and this is bilobed anther. So students, filament और anther मिलके male reproductive structure that is androecium बनाते हैं. अब आते हैं स्टूडेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे, दैट इज गाइनोशियम. सो दिस इज गाइनोशियम. ये सिंगल होता है नंबर में. गाइनोशियम स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, एक लैंडिंग पार्ट होता है जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं. दिस इज स्टिग्मा, अ लैंडिंग पार्ट फॉर पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन इस पे आके लैंड होता है. फिर ये स्टाइल होता है और स्टूडेंट्स फिर ये ओवरी होता है. तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी कंस्टिट्यूट्स द गाइनोशियम. सो ओवरी के अंदर फिर ओव्यूल्स पाए जाते हैं. ओवरी हैज ओव्यूल इनसाइड इट. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने फ्लावर को डिस्क्राइब करा. ये जो फ्लावर यहां पे डायग्राम में गिवन है, इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर बिकॉज इट इज हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. सो इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. ये बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल है स्टूडेंट्स. साथ ही साथ अगर आप देखें मॉर्फोलॉजी में जो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर इंफीरियर ओवरी होती है तो इस टाइप के फ्लावर को एपिगाइनस फ्लावर कहा जाता है. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एपिगाइनस बाइसेक्सुअल फ्लावर. सम एक्स्ट्रा पॉइंट. सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया, एक बार और मैं फ्लावर का डायग्राम आपको रिवाइज कराती हूं. हर एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. फ्लावर जो है स्टूडेंट्स वो 4 वॉल्स में अरेंज होता है, थैलेमस से कनेक्टेड रहता है. जो आउटर मोस्ट वॉल होती है वो सेपल होती है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैलिक्स. ये ग्रीन कलर की होती है. ये बड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है. कैलिक्स के अंदर कोरोला होती है या पेटल होते हैं. ये अट्रैक्टिव होते हैं, कलरफुल होते हैं टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. बिकॉज स्टूडेंट्स हम आगे पॉलिनेशन में पढ़ेंगे कि मैक्सिमम टाइम्स द पॉलिनेशन ऑकर्स बाय द बायोटिक एजेंट्स लाइक इंसेक्ट, हनी बी. साथ ही साथ स्टूडेंट्स उसके अंदर अगर हम आते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोशियम आता है. एंड्रोशियम का नंबर वेरी कर सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 तक वेरी कर सकता है. एंड्रोशियम जो होता है स्टूडेंट्स उसे हम स्टेमन भी कहते हैं. स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट. एंथर जो है वो बाइलोब पाया जाता है. सो इट इज अ बाइलोब्ड एंथर. उसके अंदर स्टूडेंट सिंगल, सबसे अंदर गाइनोशियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है, विच कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा जो लैंडिंग सरफेस होता है फॉर पोलन ग्रेन, स्टाइल और फिर ओवरी. ओवरी बल्ज्ड पार्ट होता है, इट कंटेन्स ओव्यूल. सो दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. सो स्टूडेंट्स, अब ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन की स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स. मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करने वाले हैं. व्हाट आर द डिफरेंट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इन डिटेल. सो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि several hormonal and structural changes are initiated which leads to differentiation and development of floral primordium. जो floral primordium होता है वो फ्लावर क्यों बनता है. ग्रोथ फेज के बाद स्टूडेंट्स हमें फ्लावर देखने को मिलता है जिस कारण से रिप्रोडक्टिव फेज चालू होता है. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द hormonal and structural changes occurring in a plant. In the flower, the male and female reproductive structure, that is androecium and gynoecium, differentiate and develop. सो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के 2 पेज में इतना कुछ नहीं है, सिर्फ जो डायग्राम है फ्लावर का वो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए. नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टैमेन एंड्रोशियम. साथ ही साथ स्टूडेंट्स इसमें दे रखा है माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन के बारे में. जब स्टूडेंट्स हम एंथर को ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो हमें 4 कंपार्टमेंट्स दिखते हैं जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं और उसके अंदर पोलन ग्रेन्स एम्बेडेडली भरे होते हैं.
So these are the pollen grains embedded in the microsporangium. Students, pollen grains के लिए माइक्रो वर्ड का मैं बार बार इस्तेमाल करूंगी बिकॉज यहाँ पे जो फीमेल गैमेट है वो बड़ा होता है साइज में एज कंपेयर टू मेल गैमेट. दैट्स वाई हम हमेशा मेल गैमेट के आगे माइक्रो वर्ड यूज करेंगे, माइक्रो जो है प्रीफिक्स यूज करेंगे, और वही फीमेल स्ट्रक्चर्स के पहले हम मेगा वर्ड का यूज करेंगे. तो आप देखेंगे बार बार हम जब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस करेंगे तो माइक्रो वर्ड कई बार आएगा. सो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद स्टेमन, दिस इज स्टेमन which is also called androecium, male reproductive structure. So students, स्टेमन के अंदर क्या होता है? स्टेमन का नंबर 2 से 10 वेरी कर सकता है. स्टेमन जो है स्टूडेंट्स वो पेटल के अंदर पाया जाता है या पेटल से भी अटैच्ड हो सकता है. स्टूडेंट्स, जो स्टेमन है उसके अंदर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं. सो दिस इज फिलामेंट. एंड दिस इज एंथर. एंथर के लिए आपको याद रखना है कि इट इज बाइलोब्ड. अब स्टूडेंट, ये जो फिलामेंट है इसके लिए एनसीईआरटी में लाइन दी गई है जिसपे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, इट इज अटैच्ड टू थैलेमस और पेटल. अटैच्ड टू थैलेमस और पेटल. देखो भाई, जो अच्छे से पढ़कर नहीं जाएगा वो प्रॉक्सिमल एंड ज्यादातर ऊपर का समझेगा, लेकिन जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी वो फटाफट समझ जाएगा कि प्रॉक्सिमल एंड, इस एंड को कहा गया है एनसीईआरटी में, प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच्ड टू थैलेमस और पेटल एंड द डिस्टल एंड हैज द बल्ज सरफेस कॉल्ड, बल्ज स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर. सो दिस इज द डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट. दिस इज द डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट. So students, चलिए पढ़ते हैं अब एनसीईआरटी की लाइन. The long and cylinder stalk called filament, the first part of stamen, and the terminal generally bilobed structure called the anther. So ये students filament है, ये anther है. The proximal end, जो मैंने आपको बताया था, the proximal end means this one. This proximal end of filament is attached to thalamus or petal. It is attached to thalamus or petal of the flower. Proximal end is attached to the thalamus or the petal of flower. The number and length of stamen are variable in flower of different species. जो stamen का नंबर है वो अलग अलग species में vary करता है, 2, 3, 4, 5 and so on. vary कर सकता है इसका नंबर, फिक्स नहीं है. अब ये कुछ ऐसी जनरल इंफॉर्मेशन रही है, ये हम नहीं पढ़ेंगे. अब आते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे. टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर बाइलोब्ड होता है. स्ट्रक्चर में मैंने आपको दिखाया था 2 लोब आपको दिख रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज बाइलोब्ड. ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के केस में जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है. साथ ही साथ बच्चों आगे टर्म आएगा डाइथिकस, बिकॉज ईच लोब हैज 2 थीका. मतलब टोटल 4 थीका होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में एक लोब की बात करी गई है, इसीलिए इस कंडीशन को डाइथिकस कहा गया है. ठीक है. ये जिन पे क्वेश्चन आता है हम पढ़ते जाएंगे. एक क्वेश्चन आ सकता है एंथर ज्यादातर क्या होता है, तो बाइलोब्ड होता है. दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि थीका के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए हर लोब के अंदर 2 थीका होता है, टोटल 4 थीका पाए जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर एक लोब के बारे में बात करी गई है, इसीलिए डाइथिकस कंडीशन दे के रखी है. सो अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विद ईच लोब हैविंग 2 थीका. दे आर कॉल्ड डाइथिकस. Often a longitudinal groove run lengthwise separating the theca. Next, the bilobe nature of anther is very distinct. The transverse section of anther. So students, जब हम transverse section कट करते हैं तो properly हमको theca visible होते हैं. The transverse section of the anther. The anther is 4-sided, that is tetragonal, consisting of 4 microsporangia located at the corner, 2 in each lobe.
तो बच्चों जब हम एंथर को ट्रांसवर्सली कट करेंगे, मींस ये एंथर है मेरे हाथ में, इसे मैंने ट्रांसवर्सली कट करा तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। उसके अंदर मुझे 4 कंपार्टमेंट्स दिखेंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स वर्ड यूज करा जाता है टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन, because it has, we can see 4 microsporangium, 4 microsporangium or compartment or pollen sac. So 4 microsporangium visible है, इसीलिए टेट्रास्पोरेंजिएट टर्म का यूज किया जाएगा। So the bilobe nature of anther is very distinct in the transverse section of anther. The anther is 4-sided tetragonal structure consisting of 4 microsporangium located at corner, 2 in each lobe. So student total 4 microsporangium है, मतलब 2 प्रत्येक लोब में पाए जाते हैं। The microsporangia develop further and become pollen sac. The microsporangia develop further and become pollen sac. फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं वो फर्दर और डेवलप होके 4 पोलन सैक बना देते हैं। They extend longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains. और स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि ऊपर ही हमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम या 4 कंपार्टमेंट दिखेंगे, ये पूरी लेंथ में कंटिन्यू करते हैं एंड दे आर फिल्ड विद पोलन ग्रेन्स। आप देख सकते हैं इसके अंदर पोलन ग्रेन है। Next, structure of microsporangium. In a transverse section, a typical microsporangium appears circular in structure. Microsporangium students generally circular दिखता है हमें स्ट्रक्चर में। अब बच्चों इसकी 4 वॉल्स हम एनसीईआरटी के नेक्स्ट डायग्राम से समझेंगे। देखो बच्चों, ये 4 पोलन सैक है विद कनेक्टिव। कनेक्टिव के अंदर स्टूडेंट्स वेस्कुलर बंडल लाई करते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। ये 4 आप माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सैक देख सकते हैं। अब अगर आप इधर से एक कंपार्टमेंट कट करके उसे स्टडी करेंगे तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो आउटर मोस्ट सिंगल लेयर होगी उसे हम एपिडर्मिस कहेंगे। सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। एपिडर्मिस के अंदर स्टूडेंट्स 1 लेयर थिक एंडोथीशियम पाया जाएगा। ये जो एंडोथीशियम लेयर है इसमें फाइब्रस थिकनिंग भी पाई जाती है, जो कि डेहिसेंस के वक्त, एंथर के स्पुटन के वक्त मदद करती है। स्टूडेंट्स क्या होता है, जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो वो फटता है, बर्स्ट होता है, जिस कारण से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एनवायरनमेंट में बाहर रिलीज होते हैं। और उसके बाद में स्टूडेंट्स 2 to 3 लेयर, आप देखिए 1 and 2 लेयर मिडिल लेयर पाई जाती है। इन 3 आउटर मोस्ट लेयर का मेन काम होता है प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्ट करना और साथ ही साथ डेहिसेंस में हेल्प करना। व्हाट इज डेहिसेंस? बर्स्टिंग और स्पुटन, फटवाना। जो पोलन सैक है वो बर्स्ट होगा टू रिलीज पोलन ग्रेन्स आउट। अब 4th लेयर है स्टूडेंट्स टैपेटम। टैपेटम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि ये पिरामिडल होती है, इसके शेप के ऊपर ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है टैपेटम लेयर। सो दीज आर द 4 layers which we can see in microsporangium. अब आते हैं स्टूडेंट्स हम इनर मोस्ट सेल्स पे, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड पोलन मदर सेल। सो एमएमसी भी बोल सकते हैं इसको और पीएमसी भी कह सकते हैं। ये एमएमसी और पीएमसी जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये स्पेशल टाइप के सेल होते हैं, दैट इज दे आर द मियोसाइट सेल। ये फर्दर मियोसिस होता है इनके अंदर एंड दे कन्वर्ट इनटू 4 माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। ठीक है, 4 पोलन ग्रेन या 4 माइक्रोस्पोर में ये कन्वर्ट होते हैं, जो कि आपस में अटैच्ड होते हैं।
जब वो आपस में अटैच्ड होते हैं तो इस कंडीशन को टेट्राड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेट्राड। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं जो हम पढ़ रहे हैं अभी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले मैंने आपको बताया एंथर बाइलोब्ड होता है, फिर मैंने आपको बताया डायथिकस कंडीशन हमको देखने को मिलती है। एंथर बाइलोब्ड होता है, उसके प्रत्येक लोब में 2 थीका पाए जाते हैं। जब हम एंथर को ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो हमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिलते हैं। ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम फर्दर 4 पोलन सैक में कन्वर्ट होते हैं या डेवलप होते हैं। इन 4 पोलन सैक के अंदर स्टूडेंट्स पोलन ग्रेन्स एम्बेडेड होते हैं, और जब हम स्टूडेंट्स इसे माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करेंगे तो 4 लेयर पाई जाएगी। सबसे बाहरी लेयर को स्टूडेंट्स हम एपिडर्मिस कहते हैं, जो कि सिंगल लेयर्ड होती है। उसके अंदर स्टूडेंट्स एंडोथीशियम लेयर पाई जाती है। इट इज ऑल्सो अ सिंगल लेयर्ड हैविंग अ फाइब्रस थिकनिंग। उसके अंदर स्टूडेंट्स 2 to 3 लेयर थिक मिडिल लेयर पाई जाती है। आउटर 3 लेयर का जो काम होता है स्टूडेंट्स वो प्रोटेक्शन होता है। सबसे अंदर स्टूडेंट्स अगर हम देखें 4th इनर मोस्ट लेयर दैट इज टैपेटम इज प्रेजेंट। टैपेटम का मेन काम होता है टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, और अंदर स्टूडेंट्स एमएमसी और माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, इनके अंदर हमें मियोसिस, ये स्पेशलाइज सेल होते हैं जिनमें मियोसिस होता है, और फाइनली 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये जो 4 माइक्रोस्पोर होते हैं ये आपस में अटैच्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलोस, और रिलीज जब होता है पोलन ग्रेन्स का तब टैपेटम लेयर ही कैलेज एंजाइम रिलीज करता है, जिस कारण से ये आपस में अलग अलग हो जाते हैं। सो टेट्राड पोलन ग्रेन, टेट्राड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, दैट इज 4 माइक्रोस्पोर आर अटैच्ड बाय कैलोस। सो स्टूडेंट्स ये टेट्राड स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। सो स्टूडेंट्स अगर हम लाइन डायग्राम में देखें तो इसमें भी आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर कहां गई? सो दिस इज 3rd मिडिल लेयर, देन टैपेटम, और सबसे अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है जो कि डिफरेंशिएट होके एमएमसी बनाता है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू ही फ्यूचर में डिफरेंशिएट होके एमएमसी या पीएमसी बनाएगी। MMC and PMC are the specialized cell that can undergo meiosis to form microspores or pollen grains. So students, hope आपको समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी के डायग्राम में डेहिसेंस शो करा है, मतलब स्पूटन। देखिए आप किस प्रकार जो बर्स्टिंग होती है और पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए आप यहां से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, और आप देख सकते हैं जो 2 पोलन सैक है वो अब एक ही शो हो रहे हैं, मर्ज हो गए आपस में 2 पोलन सैक। यहाँ पे भी 2 पोलन सैक मर्ज हो गए हैं। सो दिस इज अ 1 कंपार्टमेंट। सो स्टूडेंट्स ऐसा भी कहा जाता है कि एनसीईआरटी में जो डायथिकस कंडीशन दे रखी है वो मैच्योर एंथर के लिए दे रखी है, क्योंकि आप मैच्योर एंथर में देखें तो 2 कंपार्टमेंट्स ही बचते हैं विद 2 थीका। So this is dehiscence, which is due to the outermost 3 layer, with the help of outermost 3 layer. अब स्टूडेंट्स कुछ एक्स्ट्रा आर्केस्पोरियल सेल्स पाए जाते हैं एंथर के अंदर, जो कि पैराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल में कन्वर्ट होते हैं। पैराइटल सेल जो एंडोथीशियम है, मिडिल लेयर है और टैपेटम बनाता है, जबकि एपिडर्मिस ऑलरेडी बन चुकी है। फिर उसके बाद में जो स्पोरोजिनस सेल होता है वो डिफरेंशिएशन के द्वारा एमएमसी और पीएमसी बनाता है, दैट इज पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल। फिर मियोसिस होता है, और फाइनली जिसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, और जिस कारण से माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म में बनता है, मींस द 4 पोलन ग्रेन्स आर अटैच्ड एंड फाइनली अ हैप्लॉइड पोलन ग्रेन इज फॉर्म्ड। सो डिप्लॉइड मियोसाइट सेल दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल से हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब एनसीईआरटी की थ्योरी आपको आसानी से समझ आ जाएगी क्योंकि हमने डायग्राम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पे। तो ये सर्कुलर टाइप स्ट्रक्चर दिखता है आउटलाइन में। 4 वॉल पाई जाती है, पहली एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड द टपैटम। द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम में भी बताया था कि जो आउटर 3 लेयर है दैट इज एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर। इन तीनों का काम होता है, मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन। सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। स्फुटन में भी मदद करता है, ये भी मैंने आपको बताया था। एंड ऑल्सो हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस मतलब स्फुटन होना, एंथर का बर्स्टिंग होना, जिस कारण से पोलन ग्रेन एनवायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं। Then the innermost wall consists of tapetum. अब हम 4th लेयर पे आ गए, दैट इज tapetum. इसका मेन काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। सेल्स ऑफ tapetum जैसे कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, सो स्टूडेंट्स जो भी सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, कुछ भी सीक्रीशन करेगा, तो उसका साइटोप्लाज्म हमेशा डेंस होगा। कैसा साइटोप्लाज्म होगा? डेंस साइटोप्लाज्म and generally have more than 1 nucleus. So students जो भी सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं उनके पास न्यूक्लियस की संख्या ज्यादा होती है। So there is, हम इसे सिंसीशियम कंडीशन भी कह सकते हैं, that is multi-nucleated condition. So this is very important about tapetum. एक तो आपको tapetum का फंक्शन पता होना चाहिए, that is to provide nourishment. साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपको उसका फीचर पता होना चाहिए कि इट हैज अ डेंस साइटोप्लाज्म। इट हैज अ डेंस साइटोप्लाज्म विद अ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन which is also called syncytium. Now, अब हम अंदर आएंगे तो एक होमोजेनस कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स पाए जाएंगे जिन्हें हम स्पोरोजेनस सेल बोलते हैं। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पैक्टली अरेंज मतलब आपस में घुस घुस के अरेंज्ड हमें एक सेल्स का गुच्छा मिलेगा जिसे हम स्पोरोजेनस सेल कहेंगे। ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है इसका मेन फंक्शन होगा स्टूडेंट्स फ्यूचर में पोलन ग्रेन्स बनाना। सो स्पोरोजेनस टिश्यू ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का बनना इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो स्टूडेंट्स जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, स्पोरोजेनस सेल, कुछ स्पोरोजेनस सेल जो होते हैं स्टूडेंट, सब नहीं, तो कुछ स्पोरोजेनस सेल स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मतलब वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे, दे विल स्टॉप डिवाइडिंग। सो द स्पोरोजेनस सेल डिफरेंशिएट्स इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी और पोलन मदर सेल। अब इसकी प्लॉइडी भी इंपॉर्टेंट है। स्पोरोजेनस सेल्स आर डिप्लॉयड इन नेचर, माइक्रोस्पोर मदर सेल आर डिप्लॉयड इन नेचर। अब एमएमसी और पीएमसी जो है, दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मियोसाइट सेल। इनके अंदर स्टूडेंट्स मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस, जिसके कारण स्टूडेंट्स 4 माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन बनते हैं। 4 माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन आर फॉर्म, जो कि स्टूडेंट स्टार्टिंग में अरेंज रहते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। इस फॉर्म में भी अटैच हो सकते हैं, लेकिन जनरली एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर में वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करते हैं। ये मत समझना मुझसे काउंटिंग नहीं आती है। 1 2 3 3 cells are in the front and 1 cell is backward. That's why I can't show you in this 2D diagram. ठीक है, दिस इज द टेट्राहेड्रल कंडीशन। तो या तो इस फॉर्म में अरेंज होगा या इस फॉर्म में अरेंज होगा। और भी तरीके होते हैं बच्चों अरेंजमेंट के, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो हमने बताया है ऐप पे। अभी जो मेन कॉमनली देखने को मिलता है वो टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ टेट्राड देखने को मिलता है, दैट इज दिस वन।
सो इस फॉर्म में वो अरेंज होता है 4 माइक्रोस्पोर। तो स्टूडेंट्स एमएमसी से जो 4 माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन टेट्राड बन रहा है, क्या तो हम 4 माइक्रोस्पोर या डायरेक्टली टेट्राड वर्ड का यूज कर सकते हैं, टेट्राड, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर का बनना इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वेरी सिंपल, माइक्रोस्पोर का बनना इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये शॉर्ट में हमने समझा, अब एनसीईआरटी की थ्योरी समझते हैं। As the anther develop, the cell of sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore mother cell. Sporogenous tissue के cell, that is the specialized cell called MMC, इसमें meiosis होता है जिस कारण से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। तो या तो बोल सकते हैं हम 4 माइक्रोस्पोर बनते, या हम स्पेसिफिकली टेट्राड वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज ऑफ एनसीईआरटी। ज्यादा डायग्राम्स होते हैं तो लोड होने में टाइम लगाता है। सो स्टूडेंट्स, हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू का हर एक सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए कैपेबल होता है। सो स्टूडेंट्स, इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि वन स्पोरोजेनस सेल इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग टेट्राड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया 4 स्पोरोजेनस सेल कितने टेट्राड बनाएंगे, तो 4 ही बनाएंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि 4 स्पोरोजेनस सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने पोलन ग्रेन बनाएंगे या कितने माइक्रोस्पोर बनाएंगे, तो आप बोलेंगे 4 into 4 दैट इज 16। तो ऐसे ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज टेट्राड का मतलब होता है कि 4 पोलन ग्रेन है। ठीक है, अब ईच वन पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो स्पोरोजेनस सेल के ही स्पेशलाइज्ड और डिफरेंशिएटेड सेल को हम एमएमसी और पीएमसी कहते हैं। The process of formation of microspore from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. So students, जो स्पोरोजेनस सेल हैं वो स्पेशलाइज होके एमएमसी बनाते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको फ्लो चार्ट से समझा दिया है, जिससे आप एनसीईआरटी की लाइंस में घूमे नहीं। सो एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल में मियोसिस होता है टू फॉर्म टेट्राड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और प्लॉइडी भी बता चुकी हूं मैं इसकी डिप्लॉइड होती है और ये हैप्लॉइड होते हैं। मियोसिस हुआ है भाई, रिडक्शनल डिवीजन हुआ है, जिस कारण से प्लॉइडी भी आधी हो जाएगी। As the anther matures and dehydrate, microspore dissociate from each other, developing into pollen grain. So students, क्या होता है, अब यहां से बात करी जा रही है स्टेप्स ऑफ डेहिसेंस की। मतलब अब धीरे धीरे जो हाइग्रोस्कोपिक लेयर होती है हमारे एंडोथीशियम में, वहां पे स्टूडेंट्स क्या होगा, धीरे धीरे पानी सूखता जाएगा। और जब भी आपने देखा है किसी चीज से पानी सूखता है तो क्रैकिंग होती है, और उसी प्रकार की क्रैकिंग स्टूडेंट्स हमें एंथर में देखने को मिलती है, जिस कारण से एंथर का स्फुटन हो जाता है, डेहिसेंस हो जाता है और उसमें से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं। सो स्टूडेंट, स्टार्टिंग में तो ये टेट्राड फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब कुछ इस प्रकार आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए विद द हेल्प ऑफ कैलोज। लेकिन जब डेहिसेंस हो रहा होता है तो ये पोलन ग्रेन अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि जो टैपेटम लेयर होती है वो कैलेज एंजाइम रिलीज करती है। ये जो कैलेज एंजाइम है, इनके बीच में जो एडहेसिव या अटैचमेंट का काम कर रहा है कैलोज, उसको डाइजेस्ट कर जाती है, जिस कारण से सभी पोलन ग्रेन्स फ्रीली एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं।
So inside each microsporangium there are several thousands of microspores or pollen grain. So students, these are pollen grain or microspore. Pollen grain or microspore. So students, अब पोलन ग्रेन जिसे माइक्रोस्पोर कहा जाता है, पोलन ग्रेन को ही मेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है. मेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है. तो अगर उनको पोलन ग्रेन पे क्वेश्चन पूछना हो, तो अगर उन्हें इजी क्वेश्चन बनाना होगा तो डायरेक्ट पोलन ग्रेन करके पूछ लेंगे. अगर थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए 30% बच्चों को तो बाहर करना होगा, तो मेल गैमेटोफाइट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा. सो द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट. तो स्टूडेंट्स, एक सिंपल सी लाइन दे रखी है कि अगर आप चाइना रोज जैसे कुछ फ्लावर्स का अगर आप एंथर पार्ट टच करेंगे तो येलो कलर का पाउडर आपके हैंड पे आके कुछ इस तरह स्टिक कर जाता है. सो दीज आर पोलन ग्रेन्स. ये एक एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में गिवन है. चलो, अब ये पोलन ग्रेन है. पोलन ग्रेन जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो काफी ज्यादा सुंदर सुंदर फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर्स शो करते हैं. देखिए, आप अलग अलग डिजाइन शो होती है पोलन ग्रेन के ऊपर इन अ माइक्रोस्कोप. सो यू विल रियली बी अमेज्ड दैट at the variety of architecture, size, shape, color, design seen on the pollen grain from different species. Pollen grain are generally spherical. Pollen grain important, generally spherical होते हैं, circular और spherical होते हैं. Measuring about 25 to 50 micrometer in diameter. Again a important line. पोलन ग्रेन का साइज कितना होता है स्टूडेंट्स? जनरली द रेंज इज 25 to 50 माइक्रोमीटर. 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होती है पोलन ग्रेन्स की. पोलन ग्रेन के पास स्टूडेंट्स दो लेयर पाई जाती है, दैट इज अ एक्साइन एंड अ इंटाइन. यहां खाली जगह है ऊपर, यहां बनाते हैं. पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली सब समझा दूंगी और फिर हम थ्योरेटिकली समझेंगे. इससे आपको एनसीईआरटी की लाइन भी याद हो जाएगी बच्चों कि फैसिनेटिंग एरेज शो होते हैं. ठीक है, सबसे पहले आउटर लेयर जो होती है स्टूडेंट्स, वो एक्साइन होती है. ठीक है, और एक्साइन जो होती है स्टूडेंट्स, ये डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है. ऐसा एनसीईआरटी में दिया है. मतलब वो सब जगह रेगुलरली नहीं पाई जाती, किसी किसी जगह पे वो एब्सेंट होती है. इस जगह को हम जर्म पोर कहते हैं. इसका भी फंक्शन बताऊंगी मैं आपको. और इनर लेयर जो होती है स्टूडेंट्स, उसे इंटाइन कहा जाता है. देखो, इसमें तो आप कंफ्यूज हो गए ही नहीं. एक्साइन मतलब एक्सटर्नल लेयर, इंटाइन मतलब इंटरनल लेयर. अंदर वाली लाइनिंग को इंटाइन कहेंगे. एक्साइन जो है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही ज्यादा रिजिड, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर स्पोरोपोलैनिन की बनी होती है. वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोरोपोलैनिन. स्टूडेंट्स, आज तक दुनिया में ऐसा कोई एंजाइम ही नहीं मिला जो इस स्पोरोपोलैनिन को डिग्रेड कर दे. इसीलिए स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में लाइन दी गई है कि पोलन ग्रेन्स को हम एज अ फॉसिल फ्यूल प्रिजर्व कर सकते हैं बिकॉज इट इज कवर्ड बाय एक्सट्रीमली रिजिड स्पोरोपोलैनिन. A very important line for question. अंदर वाली लेयर इंटाइन होती है स्टूडेंट्स, जो कि फ्यूचर में पोलन ट्यूब बनाती है. अब जर्म पोर का क्या काम है? जो पोलन ट्यूब बनती है स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको बताया कोई एंजाइम अभी तक हमें मिला ही नहीं है जो स्पोरोपोलैनिन को डिग्रेड कर सके. तो ये जो इंटाइन है, ये ही पोलन ट्यूब बना के इस जर्म पोर में से बाहर निकलती है. मीन्स हम कह सकते हैं जर्म पोर इज फॉर द पैसेज ऑफ पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब के निकलने का स्थान जर्म पोर होता है. ठीक है, सो इट इज अ पैसेज ऑफ पोलन ट्यूब दैट द पोलन ट्यूब कैन बी एक्सटेंडेड आउट, एंड पोलन ट्यूब इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ इंटाइन.
एंड सेंटर में स्टूडेंट्स न्यूक्लियस पाया जाता है। अब हम एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ते हैं बच्चों। पोलन ग्रेन्स में हमने पढ़ा कि इट हैज अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, बाहर वाली हार्ड होती है जिसे एक्साइन कहा जाता है। ये स्पोरोपोलैनिन की बनी है जो बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर है। प्लांट किंगडम में मिलने वाला सबसे हार्ड स्ट्रक्चर स्पोरोपोलैनिन होता है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, इसको हाई टेम्परेचर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकते, अल्कली, स्ट्रॉन्ग अल्कली भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकती। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलैनिन इज सो फार नोन। ना तो हाई टेम्परेचर से इसे कुछ होगा, ना इसे हाई एंजाइम से कुछ होगा, ना एसिड से, ना ही अल्कली से। सो इट इज एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर। एक्साइन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, वो डिसकंटिन्यूस होती है, और वो जो गड्ढा बन जाता है, एपर्चर बन जाता है, उस गड्ढे को हम जर्म पोर बोलते हैं, जहां पे स्पोरोपोलैनिन नहीं पाया जाता। इसीलिए इस होल में से आसानी से पोलन ट्यूब बाहर आ सकती है। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, इसीलिए पोलन ग्रेन फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व्ड पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलैनिन इन देम। द एक्साइन एक्सिबिट्स द फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। देखा, एनसीईआरटी की लाइन के हिसाब से ही मैंने वो डायग्राम बनाया था। एक्साइन को कर्वेचर देके सुंदर सा डिजाइन दिया था बिकॉज एक्साइन शो फैसिनेटिंग एरे एंड डिजाइंस। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। ये थिन होता है, कंटिन्यूस होता है, मतलब इसमें कोई पोर वगैरह नहीं पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। जिस प्रकार एक्साइन स्पोरोपोलैनिन का बना होता है, उसी प्रकार इंटाइन पैक्टिन और सेल्यूलोज का बना होता है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पोलन ग्रेन का पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म जो होता है स्टूडेंट्स, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी सराउंडेड रहता है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर इंटाइन और फिर एक्साइन। When the pollen grain is mature, it contains 2 cells, the vegetative cell and generative cell. So students, यहां पे हम समझते हैं कि पोलन ग्रेन जब मैच्योर होता है तो जनरली उसके पास 2 सेल्स पाए जाते हैं, a large vegetative cell and a small generative cell, both having its own nucleus. ठीक है, सो ये वाला स्टूडेंट्स जनरेटिव सेल है, और ये वाला स्टूडेंट्स वेजिटेटिव या ट्यूब सेल है। ठीक है, अब आप खुद डायग्राम देख के बता सकते हो कि वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, ट्यूब सेल छोटा होता है। सो बड़ा वाला सेल वेजिटेटिव सेल है, ये बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करता है फॉर नरिशिंग द जनरेटिव सेल। एनसीईआरटी में ऐसी लाइन दी गई है कि ऐसा लगता है कि जनरेटिव सेल इज स्विमिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ऐसा लगता है कि जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में स्विम कर रहा है। जनरेटिव सेल स्टूडेंट्स फ्यूचर में जाके 2 मेल गैमेट बनाता है। सो द 2 मेल गैमेट विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, यहां पे माइटोसिस होगा तो 2 मेल गैमेट बनते हैं। मतलब स्टूडेंट्स जनरेटिव सेल फ्यूचर में जाके जनरेटिव सेल का जो पार्ट है, दैट इज जनरेटिव सेल के जो हम कह सकते हैं जनरेटिव सेल ही फ्यूचर में जाके जाइगोट बनाने में पार्टिसिपेट करता है, बिकॉज जनरेटिव सेल फॉर्म मेल गैमेट एंड द मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग पार्ट ऑफ ओवम टू फॉर्म अ जाइगोट। सो यही बात दे रखी है, द लार्जर वेजिटेटिव सेल ऑफ ट्यूब सेल has an abundant food reserve and a large irregularly shaped nucleus, and a generative cell, which is the smaller one, will form in future 2 male gamete by mitosis, floats in the cytoplasm of vegetative cell. ये सारी लाइन एनसीईआरटी की है। अब हम पैराग्राफ फॉर्म में यही चीज को समझेंगे। वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल बड़ा होता है, जैसा कि आप यहां पे भी देख सकते हैं, वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल
ये लार्जर है साइज में। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, इंपॉर्टेंट। लार्ज इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस, देखिए आप, लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है इसका। लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। द जनरेटिव सेल छोटा होता है और ऐसा लगता है कि वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है। इसका इट इज स्पिंडल शेप्ड, जो जनरेटिव सेल होता है वो स्पिंडल शेप होता है, हैविंग अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, डायरेक्ट नीट का क्वेश्चन इस लाइन पे बन सकता है कि 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, मतलब डेहिसेंस हो जाता है 2 सेल स्टेज में। 2 सेल स्टेज में मतलब आप मुझे बताओ, इस 2 सेल स्टेज में एक तो होगा हमारा वेजिटेटिव सेल और दूसरा होगा हमारा जनरेटिव सेल। अब बचे हुए 40% की अगर हम बात करें तो रिमेनिंग, थोड़ा और उसे इलाबोरेट करते हैं। सो द रिमेनिंग 40% एंजियोस्पर्म की बात करी जाए तो 3 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन रिलीज होता है। मतलब अब जनरेटिव सेल माइटोटिकली 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो चुका है। तो इट हैज, कई इस 2 नंबर को आप वैसा ना समझ लो कि 2 जनरेटिव सेल होते हैं, इसीलिए बेटर मैं आगे 1 ही लिख देती हूँ। 1 वेजिटेटिव सेल एंड 1 जनरेटिव सेल। वहीं 3 सेल स्टेज में 1 वेजिटेटिव सेल पाया जाता है, 1 वेजिटेटिव सेल, while 2 मेल गैमेट, क्योंकि जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड होके 2 मेल गैमेट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। In the remaining species, the generative cell divide mitotically to give rise to 2 male gamete before the pollen grain are shed. इसीलिए 3 cell stage बन जाती है। Pollen grain of many species causes severe allergies. अब हम pollen grain के एक प्रकार से disadvantage के बारे में पढ़ रहे हैं यहां से, कि वो allergies cause करता है, bronchial afflictions cause करता है in some of the people, often leading to chronic respiratory disorder like asthma and bronchitis. So asthma and bronchitis are the extreme form of allergies which is caused by pollen grains. It may be mentioned that Parthenium और carrot grass, ये लाइन भी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है पार्थीनियम कैरेट ग्रास को आपने जगह जगह ग्रो होते देखा होगा। ये एक प्रकार का वीड होता है जो ना चाहते हुए भी हर जगह ग्रो कर जाता है और फार्मर्स के लिए परेशानी बन चुका है। सो पार्थीनियम और कैरेट ग्रास ये हमारे भारत में पाया ही नहीं जाता था। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में आपको वाटर हाइसिंथ और टेरर ऑफ बंगाल के बारे में बताया था कि इसके सुंदर पत्ती और फ्लावर के कारण इसे भारत लाया गया और अब उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो गया है, इसीलिए उसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। वैसे स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी एक ऐसे प्लांट के बारे में दिया है विच इज अ वीड, दैट इज पार्थीनियम और कैरेट ग्रास, जो कि भारत का नहीं है। ये गलती से इंपोर्टेड वीट के थ्रू भारत में आ गया था। इंपोर्टेड वीट के थ्रू मतलब हम गेहूं ला रहे थे अब्रॉड से, तो गलती से ये आ गया और ये अब हमारे भारत में टेरेस्ट्रियल लैंड्स के ऊपर बहुत फैल चुका है। जिस प्रकार एक्वेटिक वीड जो फॉरेन से आई है वो है दैट इज वाटर हाइसिंथ और टेरर ऑफ बंगाल, उसी प्रकार टेरेस्ट्रियल प्लांट इज पार्थीनियम और कैरेट ग्रास। So Parthenium or carrot grass that came into India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy. एक खतरनाक वीड तो है ही, it is a weed, लेकिन उसके साथ साथ स्टूडेंट्स
It also causes pollen allergy. It also causes pollen allergy. ठीक है, नेक्स्ट अब पोलन ग्रेन्स के एडवांटेज के बारे में भी पढ़ लेते हैं। पोलन ग्रेन स्टूडेंट्स काफी ज्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं, सो दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। मार्केट में बच्चों आजकल ये फैशन बन चुका है टू हैव पोलन टैबलेट्स एंड एज अ फूड सप्लीमेंट्स। वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोलन टैबलेट्स, सिरप्स, दे आर अवेलेबल इन द मार्केट। और जनरली स्टूडेंट्स पोलन कंजप्शन हैव बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्स। इस पे भी नीट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एथलीट्स और रेस हॉर्स की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए उन्हें पोलन ग्रेन्स दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिरप्स एंड टैबलेट्स बिकॉज दे आर हाईली न्यूट्रिटिव। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्म में कुछ पोलन प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शेक, क्रीम, एक्सट्रैक्ट, सो टैबलेट्स। अब स्टूडेंट्स डेहिसेंस भी हो गया, पानी सूखने के कारण डेहिसेंस हो गया, पोलन ग्रेन बाहर निकल गए। अब पोलन ग्रेन कहां लैंड होंगे? पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्टिग्मा इज द लैंडिंग साइट ऑफ पोलन ग्रेन। यहां पे आके पोलन ग्रेन लैंड होंगे। इससे पहले कुछ डायग्राम एनसीईआरटी का रह गया है, वो एक बार और देख लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ये पोलन ग्रेन है, सिंगल सेल वैक्यूल है, फिर वो 2 सेल में कन्वर्ट होगा। इस एसिमेट्रिक स्पिंडल, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन के कारण एक सेल बड़ा बनता है और एक सेल छोटा बनता है। बड़ा सेल वेजिटेटिव सेल होता है, छोटा सेल जनरेटिव सेल होता है। सो यहाँ पे एसिमेट्रिक स्पिंडल इंपॉर्टेंट है। चलो वापस आ जाते हैं, जो अपन बात कर रहे थे कि डेहिसेंस हो चुका है। अब पोलन ग्रेन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दैट पार्ट दैट इज स्टिग्मा पे आके लैंड हो गए। दिस इज स्टाइल and this is ovary, stigma, style, ovary. Pollen grain have to land on the stigma before they lose the viability. What is viability? बच्चों क्या होता है कि पोलन ग्रेन थोड़े टाइम बाद जो है वो जिंदा नहीं बचते। विएबल टर्म इज यूज्ड फॉर अलाइव, कि वो जिंदा है कि नहीं। तो बच्चों इससे पहले कि वो मर जाए, उससे पहले पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे लैंड होना जरूरी है, ऐसा दिया गया है। If they have to bring about fertilization, फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स ऐसा कहा गया है कि जो पोलन ग्रेन की विएबिलिटी है वो अलग अलग प्लांट्स की स्पीशीज में वेरी करती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने कह दिया सभी पोलन ग्रेन 1 मंथ तक विएबल रहेंगे, ऐसा नहीं है। किसी में 1 डे भी हो सकता है, किसी में 1 मंथ भी हो सकता है। तो विएबिलिटी जो है पोलन ग्रेन्स की वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ह्यूमिडिटी पे। सो द विएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब कुछ एग्जांपल्स दिए स्टूडेंट्स विएबिलिटी पे, उस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 30 मिनट्स विएबिलिटी होती है गेहूं चावल में, ठीक है, ऐसे याद रखना गेहूं चावल में। सो 30 मिनट्स विएबिलिटी होती है व्हीट राइस में, और 1 मंथ विएबिलिटी होती है। 3 फैमिली के नाम दिए हैं, सोलोनेसी, रोजेसी। सोलोनेसी जिसमें आलू आता है, रोजेसी जिसमें हमारा रोज वगैरह आते हैं, लेग्यूमिनेसी जिसमें दालें वगैरह आती है, पी आता है। तो ये 3 फैमिली में पोलन ग्रेन 1 महीने तक वायबल होता है, जबकि गेहूं चावल में 30 मिनट तक। अब स्टूडेंट्स हम पोलन ग्रेन को आर्टिफिशियली भी स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। सच स्टोर्ड पोलन ग्रेन कैन बी यूज्ड एज अ पोलन बैंक सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। जिस प्रकार से स्टूडेंट सीड बैंक में सीड को वायबल फॉर्म में लिक्विड नाइट्रोजन या कोल्ड टेम्परेचर में प्रिजर्व करा जाता है, उसी प्रकार स्टूडेंट्स पोलन ग्रेन को भी हम लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर सकते हैं, जिसका टेम्परेचर
फ्रीजिंग होता है, दैट इज -196 डिग्री सेल्सियस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सो स्टूडेंट्स, यहां पे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज स्टेमन खत्म होता है। अब हम इसे वापस से कंटिन्यू करेंगे जब हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे, दैट इज पिस्टिल। फीमेल स्ट्रक्चर को पिस्टिल कहा जाता है। फीमेल स्ट्रक्चर में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आती है, जैसे कि मैंने ऊपर भी बना रखा है। सो इस स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे जिसे पिस्टिल कहा जाता है। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल को कहा जाता है, और एम्ब्रियो सैक दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये तीन पार्ट हम मेनली डिस्कस करेंगे इस पोर्शन में। सो गाइनोशियम दैट इज, सो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट विद द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक। Pistil or the gynoecium, which consists of three parts, stigma, style and ovary, represents the female reproductive part of flower. The gynoecium may consist of single pistil, monocarpellary, or may have more than one pistil, that is multicarpellary. ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर एक पिस्टिल होती है तो उसे हम मोनोकार्पिलरी कहते हैं, पिस्टिल की संख्या के बेसिस पे। ठीक है। और अगर मोर देन टू और मोर देन टू पिस्टिल होती है तो उसे हम मल्टी कार्पिलरी कहते हैं। अब मल्टी कार्पिलरी पिस्टल्स के एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिए जो नीट में पूछे जा सकते हैं। सो मल्टी कार्पिलरी पिस्टल्स दो प्रकार की हो सकती है, या तो वो आपस में फ्यूज होती है। देखो भाई, जब ज्यादा लोग हैं तो या तो वो आपस में फ्यूज हो सकते हैं या फ्रीली मिल सकते हैं। तो अगर वो फ्यूज होते तो उस कंडीशन को हम सिनकार्पस कहते हैं, और अगर वो फ्री होते तो इस कंडीशन को हम एपोकार्पस कहते हैं। मॉर्फोलॉजी में भी दे रखा है, यहां पे भी दे रखा है, तो बेटर है याद कर लो। ठीक है। तो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या कार्पिल, सो स्टूडेंट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या पिस्टिल अगर बहुत सारे हैं तो उसे मल्टी कार्पिलरी कहा जाएगा, और साथ ही साथ फ्यूज है तो सिनकार्पस कहा जाएगा, और अगर फ्री है तो एपोकार्पस। अब सिनकार्पस का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में हिबिस्कस दे रखा है, दैट इज चाइना रोज, सबने देखा होगा, इसमें फ्यूज्ड पाया जाता है हमारे पिस्टल्स, ये रहे। वैसे ही पेपावर एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए किस प्रकार फ्यूज्ड है ये। सो पेपावर एंड हिबिस्कस दैट इज चाइना रोज आपको याद रखना है फॉर सिनकार्पस मल्टीकार्पिलरी पिस्टिल। वहीं स्टूडेंट्स एपोकार्पस का एग्जाम्पल रोज दे रखा है एंड माइकेलिया दे रखा है। देखिए किस प्रकार बहुत सारे पिस्टिल्स हैं बट दे आर फ्री। सो दीज आर द ऑल कार्पल्स विच आर फ्री इन केस ऑफ माइकेलिया। हर एक कार्पल जो है स्टूडेंट्स वो थ्री पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड है। हर एक कार्पल जो है स्टूडेंट्स वो थ्री पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड है, that is stigma, then style and ovary. So this is stigma which acts as a platform for the landing of pollen grains. यहाँ पे pollen grains आके land होते हैं। This is elongated part which is called style and ovary which contain ovule. ठीक है। So ये कार्पल का स्ट्रक्चर हो गया। So अब एनसीईआरटी के आगे की लाइन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। सिंगल पिस्टल होता है तो मोनोकार्पिलरी कंडीशन के, सो स्टूडेंट सिंगल पिस्टल होता है तो मोनोकार्पिलरी कंडीशन कही जाती है। अगर मोर देन वन पिस्टल होता है तो मल्टी कार्पिलरी कंडीशन कही जाती है। When there are more than one, the pistil may be fused together. अगर बहुत ज्यादा होते हैं तो वो फ्यूज्ड फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं जिसे हम सिनकार्पस कहते हैं, और फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं जिसे हम एपोकार्पस कहते हैं। Each pistil has three parts, that is a landing surface called stigma, an elongated stalk and a bulged part called ovary. Stigma serve as the landing platform for pollen grain. Style is elongated cylinder part beneath the stigma and basal bulged part of the pistil is called ovary. अब ovary के अंदर किस टाइप का अरेंजमेंट होता है? ये बच्चों ओवरी है। ओवरी के अंदर जो कैविटी टाइप स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे हम
ओवेरियन लॉक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवेरियन लॉक्यूल। इसके अंदर स्टूडेंट्स प्लेसेंटा के माध्यम से ओव्यूल अटैच्ड होते हैं। सो दीज आर द ओव्यूल। ठीक है। सो सबसे पहले ओवरी के अंदर का कंपार्टमेंट लॉक्यूल के अंदर प्लेसेंटा के हेल्प से ओव्यूल अटैच्ड रहते हैं। सो होप आप समझ गए होंगे डायग्राम। सो स्टूडेंट्स, स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। सो इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी। ओवरी के अंदर एक ओवेरियन कैविटी पाई जाती है जिसे हम लॉक्यूल कहते हैं। प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। यहाँ पे प्लेसेंटा पाया जाता है जिससे ओव्यूल कनेक्टेड रहती है। तो ये कुछ इस प्रकार का कुछ अरेंजमेंट होता है ओवरी के अंदर। सो स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं। ये हिबिस्कस का केस है जो कि शो कर रहा है कि किस प्रकार फ्यूज्ड पिस्टल्स पाए जाते हैं। ये सिनकार्पस स्ट्रक्चर है, मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस स्ट्रक्चर है ऑफ पेपावर, और ये वाला माइकेलिया का स्ट्रक्चर है जिसमें फ्री है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एपोकार्पस, दैट इज फ्री, और ये दोनों सिनकार्पस के एग्जांपल हैं, दैट इज फ्यूज्ड। अब स्टूडेंट्स हम मेगास्पोरेंजिया पढ़ेंगे। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। सो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं मेगास्पोरेंजिया इज इक्वल टू ओव्यूल। क्वेश्चन पूछा गया तो कभी ओव्यूल का क्वेश्चन पूछना है और मेगास्पोरेंजिया करके पूछ लिया तो पता होना चाहिए। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी मे बी 1 और मैनी। तो बच्चों, ओव्यूल का नंबर वेरी करता है। ओव्यूल का नंबर 1 ओव्यूल भी हो सकता है इनसाइड द ओवरी, एज इन केस ऑफ वही गेहूं, चावल और मैंगो। ठीक है, इसको भी ऐसे याद रखेंगे, गेहूं चावल हमेशा एक साथ आते हैं, तो व्हीट, राइस और पैडी एंड मैंगो। और बहुत सारे ओव्यूल्स पाए जाते हैं इन केस ऑफ पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स। सो ये एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन है ऑफ 1 ओव्यूल एंड मैनी ओव्यूल। अब स्टूडेंट्स, हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिटेल में समझेंगे। ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू प्लेसेंटा। अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, ओवरी और ओव्यूल के बीच में जो कनेक्शन है वो प्लेसेंटा के थ्रू है। अब डायग्राम के थ्रू आपको समझना पड़ेगा। ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट, ये एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल है जो ज्यादातर एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, इसलिए एनसीईआरटी में ये गिवन है। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजियोस्पर्मिक टाइप ऑफ ओव्यूल। तो स्टूडेंट्स देखिए आप किस प्रकार प्लेसेंटा के बाद में अगर हम देखें तो अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज फ्यूनिकल इज प्रेजेंट। फ्यूनिकल, और फिर हम नीचे आते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा ओव्यूल का मेन स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। तो जो बीच का एक कनेक्टिविटी होती है वो हाइलम के थ्रू होती है। फिर जो अंदर एम्ब्रियो सैक पाया जाता है जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। फिर बच्चों अगर हम देखें तो इंटेग्यूमेंट से कवर्ड है, ये आउटर इंटेग्यूमेंट है, ये इनर इंटेग्यूमेंट है। इंटेग्यूमेंट्स प्रोटेक्शन का काम करते हैं और फ्यूचर में जाके ये सीड कोट बनाते हैं। फिर अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो इंटेग्यूमेंट्स जहां से अराइज होते हैं उसे चैलेजल एंड कहा जाता है, और जहां पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं पाए जाते हैं उसे हम माइक्रोपाइलर पोल कहते हैं, और न्यूसेलस सेल प्रेजेंट होते हैं। और ये एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल है जिसे एनसीईआरटी में इन लाइन के थ्रू समझाया गया है। अब हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और साथ साथ डायग्राम देखेंगे। ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है विच इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल की मदद से अटैच रहता है प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच में। फ्यूनिकल, अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल। सो स्टूडेंट्स, जो ओव्यूल की मेन बॉडी है वो फ्यूनिकल से एक जगह पे आके फ्यूज होती है जिसे हम हाइलम कहते हैं। नेक्स्ट, ये एक एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड।
सो आपको टिक करके आना है कि दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइलम। और एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहूंगी बच्चों, हाइलम फ्यूचर में जाके सीड में एक स्कार के रूप में दिखता है। सो हाइलम का फ्यूचर भी बताती हूं मैं आपको, इट अपीयर्स एज अ स्कार मार्क इन सीड। ये सीड की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। ओव्यूल क्योंकि सीड में कन्वर्ट होता है, तो इसलिए ओव्यूल के स्ट्रक्चर क्या क्या बनाएंगे फ्यूचर में जाके, बचेंगे भी कि नहीं, ये मैं आपको बताती जा रही हूं, ठीक है। तो स्कार की फॉर्म में दिखता है सीड में हाइलम, ठीक है। अब नेक्स्ट, हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। देखिए मैंने आपको बताया था कि इनर एंड आउटर इंटेग्यूमेंट्स पाए जाते हैं। इस कंडीशन को स्टूडेंट्स हम बाइटेगमिक कहते हैं, ठीक है। ज्यादातर बाइटेगमिक ओव्यूल्स पाए जाते हैं, मोनोटेगमिक भी मिल सकते हैं। इंटेग्यूमेंट्स एनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप। सो स्टूडेंट, सबसे पहली बात, इंटेग्यूमेंट्स का मेन काम है प्रोटेक्शन, लेकिन सीड में इंटेग्यूमेंट्स फ्यूचर में जाके क्या बनने वाले हैं, तो इंटेग्यूमेंट फ्यूचर में जाके सीड कोट बनाने वाले, मतलब यहां भी उनका काम प्रोटेक्शन का है और सीड में भी उनका काम प्रोटेक्शन का ही रहेगा। इंटेग्यूमेंट्स वैसे तो सब जगह पाए जाते हैं, लेकिन एक जगह होती है जहां पे वो नहीं मिलते हैं, एक्सेप्ट एट द टिप। इस स्मॉल ओपनिंग को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। देखो इंटेग्यूमेंट इस जगह पर नहीं मिल रहा है, इसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। अपोजिट टू द माइक्रोपाइल एंड इज द चैलेजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। अगर आप एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम सामने रखें तो चैलेजा बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल ही बना रहा है, तो आपको यही डायग्राम दिमाग में रख के चैलेजा की डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि इट इज अ बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल फ्रॉम विच इंटेग्यूमेंट्स अराइज। Now, enclosed within the integument is mass of cell called nucellus. integument के अंदर स्टूडेंट्स mass of cell पाए जाते हैं जिन्हें हम nucellus कहते हैं। nucellus स्टूडेंट्स नहीं पाया जाता है सीड में, ये डिजनरेट हो जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन एनसीईआरटी में गिवन है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बीट, ब्लैक पेपर, इनमें एज अ रेमनेंट रह जाता है, लेकिन वैसे जो हमारा न्यूसेलस है वो नहीं पाया जाता। और साथ ही साथ स्टूडेंट सीड के अंदर एक होल भी पाया जाता है। ये जो होल होता है ये माइक्रोपाइल होता है, मतलब माइक्रोपाइल फ्यूचर में जाके सीड में एक होल की तरह मिलने वाला है, जिससे हमारे जो अंदर एम्ब्रियो मौजूद है सीड के अंदर वो सांस ले पाए, वाटर एक्सचेंज कर पाए। सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड। न्यूसेलस के सेल के पास बहुत सारा रिजर्व खाना होता है। लोकेटेड एट द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। बीच में क्या पाया जाता है न्यूसेलस के भी अंदर बच्चों, क्या मिलता है हमें, एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। एन ओव्यूल जनरली हैज सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर। सो स्टूडेंट्स, कुछ टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स मैंने आपके लिए यहाँ पे रखे हैं, जिसमें से हमने अभी एनाट्रोपस ओव्यूल डिस्कस करा जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, और ज्यादातर डाइकोट्स एंजियोस्पर्म्स में यही टाइप का हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ऑर्थोट्रोपस मतलब माइक्रोपाइल, चैलेजा और हाइलम एक ही लाइन में अगर मिलते हैं तो उसे ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल कहा जाता है। अगर स्टूडेंट्स माइक्रोपाइल, चैलेजा और हाइलम आपस में 90 डिग्री एंगल पे मिलते हैं तो उसे हम हेमीट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल कहते हैं। और अगर वो और ज्यादा कर्व्ड हो गया है ना, मतलब 180 डिग्री कर्वेचर हो गया है तो उसे हम एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल बोलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स हम कैम्पाइलोट्रोपस पे। दिस इज अ कैम्पाइलोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल जिसमें माइक्रोपाइल हाइलम के पास आ जाता है काफी ज्यादा। दिस इज एम्फीट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल जिसमें हॉर्सशू शेप का एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। एंड दिस इज सिरकिनोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल जिसके अंदर ओव्यूल 360 डिग्री रोटेट हो चुका है, ठीक है। ये नागफन दैट इज हमारे ओपुंशिया में देखने को मिलता है। सो ये कुछ टाइप्स ऑफ ओव्यूल थे, आपको पता होना चाहिए कि ये 6 टाइप के ओव्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल है। एंड इवन ऑर्थोट्रोपस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लेकिन मैक्सिमम प्लांट्स में हमें एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल देखने को मिलता है। अब कुछ एक्स्ट्रा है, आर्किस्पोरियल सेल्स मिलते हैं जो कि आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल्स बनाते हैं,
और इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाते हैं। ये स्पोरोजिनस सेल में मियोसिस होता है और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बन जाते हैं, सेम एज जैसे माइक्रोस्पोर बने थे। तो ये अरेंजमेंट है प्राइमरी पैराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल का। अब एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ते हैं बच्चों। मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब मेगास्पोर का बनना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल के द्वारा। ठीक है, इस बार एमएमसी का फुल फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल है, which is a specialized myocyte cell which undergo meiosis to form 4 haploid megaspore. और इस प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। Ovule generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropyle region. Micropyle region में MMC differentiation होता है जनरली। देखो बच्चों, अब ये मेगास्पोर मदर सेल बन चुका है। दिस इज 1 मेगास्पोर मदर सेल और ये आसपास न्यू सेल पाई जाती है। ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चैलेजल एंड है। ठीक है, अब यहां पे स्टूडेंट्स देखें हम तो पहले 1 मेगास्पोर मदर सेल से 2 बने। ठीक है, 2 मेगास्पोर बने हैं यहां पे बाय मियोसिस 1। फिर 2 मेगास्पोर से स्टूडेंट्स यहां पे 4 मेगास्पोर बन गए, या मेगास्पोर टेट्राड भी कह सकते हैं। और इनका नेचर कैसा है स्टूडेंट्स? हैप्लॉइड, क्योंकि यहां पे मियोसिस 1 हुआ था और यहां पे मियोसिस 2 हुआ है। यहां पे भी हैप्लॉइड नेचर था और यहां पे भी हैप्लॉइड नेचर है। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अब माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा, क्योंकि प्लॉइडी तो ऑलरेडी हैप्लॉइड हो चुकी है। अब क्या होता है बच्चों कि जो माइक्रोबाइल रीजन के 3 मेगास्पोर होते हैं, मतलब ये तीनों, ये डीजनरेट हो जाएंगे इस प्रकार से। बस बचेगा कौन सा? चैलेजल एंड वाला। चैलेजल एंड वाला हम 1 मेगास्पोर बनेगा। सो स्टूडेंट्स 1 मेगास्पोर जो बचा दैट इज टूवर्ड्स द चैलेजल एंड, उसमें अब माइटोसिस होगा। पहले इसमें ऐसा होता है कि पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। तो फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस के थ्रू हमारे पास 2 न्यूक्लियस आ गए हैं। फिर सेकेंड कैरियोकाइनेसिस के थ्रू हमारे पास 4 न्यूक्लियस आ गए हैं। फिर थर्ड कैरियोकाइनेसिस के थ्रू हमारे पास 8 न्यूक्लियस आ गए हैं। ठीक है, तो 2, 4, 8। अब इन 8 न्यूक्लियस स्टेज बनने के बाद स्टूडेंट्स साइटोकाइनेसिस और सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। सो जब सेल वॉल फॉर्म होता है तो स्टूडेंट्स चैलेजल एंड पे जो 3 सेल पाए जाते हैं उन्हें हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं, और जो 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड पे मिलते हैं उसमें से 2 सिनर्जिड्स होते हैं। तो सिनर्जिड्स आर 2 इन नंबर और 1 एग होता है। इन तीनों को मिला के हम एग एपरेटस कहते हैं। एंड सिनर्जिड्स के अंदर स्टूडेंट्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जो कि कीमोटैक्टिक मूवमेंट के लिए होते हैं, दैट इज केमिकल अट्रैक्शन के लिए होते हैं, जो पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं कि पोलन ट्यूब एंटर करे यहां से। सो फिलीफॉर्म एपरेटस भी हमें सिनर्जिड्स में मिलते हैं। These are the finger like projection। और सेंटर में स्टूडेंट्स हमें पोलर न्यूक्लियाई और सेंट्रल सेल मिलता है। सो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहां पे हमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज मिलती है, बिकॉज ये जो 2 पोलर न्यूक्लियस है इसके पास आर पार एक ही सेल वॉल बनती है जिसे हम सेंट्रल सेल कहते हैं। सो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है ये। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बच्चों एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ लेते हैं। Large cell containing the dense cytoplasm and a prominent nucleus, the MMC undergo meiotic division
एमएमसी में पहले मियोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। अब हम बच्चों फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियोसेक की बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियोसेक की बात करेंगे। दिस इज एम्ब्रियोसेक 2। इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब थ्योरी में तो सब दिया है, डायग्राम में एक स्टेप स्किप हो गई है। सो देखिए स्टूडेंट्स, किस प्रकार से 3 सेल डीजनरेट हो गए थे और एक ही सेल बचा था जिससे पूरा एम्ब्रियोसेक बना है, दैट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। तो अब यही बात दे रखी है एनसीईआरटी में भी कि 1 मेगास्पोर फंक्शनल है, बाकी 3 डीजनरेट हो चुके। एक फंक्शनल मेगास्पोर से पूरा फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक बना है। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एक ही मेगास्पोर से कंप्लीट एम्ब्रियोसेक बना है, which is 7-celled 8 nucleated stage। 7-celled 8 nucleated stage, इसे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं क्योंकि एक से ही बन रहा है। और अब यहां पे माइटोसिस होगा, ना कि मियोसिस। ठीक है, एम्ब्रियोसेक को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली, देखो कहा था ना माइटोसिस होगा, टू फॉर्म 2 न्यूक्लियस। पहले 2 न्यूक्लियस बनेंगे, वो अपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे, पहले न्यूक्लियर डिवीजन ही होता रहेगा, फिर 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे सेकेंड माइटोसिस के द्वारा, फिर 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे और अब सेल वॉल आना चालू होगी। 8 न्यूक्लियस बनने के बाद सेल वॉल आना चालू होगी। मतलब अभी तक कैसा डिवीजन था? स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन था। 8 न्यूक्लियस है अभी अपने पास, तो 8 न्यूक्लियट स्टेज, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 न्यूक्लियट स्टेज बनने के बाद सेल वॉल बनना चालू होती है, लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक। अब सेल वॉल बनना जब चालू होगी तो 7-celled 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बन जाएगी, जिसे हम एम्ब्रियोसेक कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एम्ब्रियोसेक और फीमेल गैमेटोफाइट। 6 of the 8 nucleus are surrounded by cell wall and organized into cell. The remaining 2 nucleus, that is 2 polar nucleus, जो सेंटर में पाए जाते हैं, they are situated below the egg apparatus in the large central cell. तो देखिए बच्चों, मैंने आपको कहा था ये 2 पोलर न्यूक्लियस के आसपास एक ही सेल वॉल आती है और ये एनसीईआरटी के हिसाब से देखिए किस प्रकार यहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, there is characteristic distribution of the cell within the embryosac. 3 cells are grouped together at micropyline. micropyline पे जो 3 सेल मिलते हैं उन्हें हम एग एपरेटस बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि माइक्रोपाइल रीजन में जो 3 सेल मिलेंगे उनको मिला के हम एग एपरेटस बोलेंगे। एग एपरेटस के पास में 2 तो सिनर्जिड्स होते हैं और एक बीच में एग सेल होता है। ठीक है, सिनर्जिड्स के पास स्पेशल सेलुलर थिकनिंग पाई जाती है एट द माइक्रोपाइलर टिप called filiform apparatus, which plays an important role in guiding the pollen tube into synergids. सब बताया था मैंने आपको। ठीक है, सो एक बार और मैं आपको ये डायग्राम दिखा देती हूँ एम्ब्रियोसेक का। एनसीईआरटी में दिया है कि माइक्रोपाइलर एंड पे 2 सिनर्जिड और एक एग हमें देखने को मिलता है। इन तीनों सेल को मिला के हम एग एपरेटस बोलते हैं। सिनर्जिड्स के वहां पे एक सेलुलर थिकनिंग पाई जाती है जिसे फिलीफॉर्म एपरेटस कहा जाता है। इस फिलीफॉर्म एपरेटस का रोल कीमोटैक्टिक मूवमेंट में या फिर पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने में होता है। और चैलिसल एंड पे हमें 3 सेल मिलेंगे, दैट इज एंटीपोडल सेल, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे टू द डेवलपिंग एम्ब्रियोसेक। The synergids have special cellular thickening at the micropilar tip called filiform apparatus, which play an important role in guiding the pollen tube into synergids. Pollen tube जो कि मेल गैमेट को लेकर आएगा फ्यूचर में towards the egg, उसे गाइड करने का काम synergids में मौजूद filiform apparatus करेंगे। Because synergids
कि उधर अगर आप देखें बच्चों तो ओवरलैपिंग एग पाया जाता है और हमें मेनली एग के साथ मेल गैमेट का फ्यूजन कराना है जिसके कारण जाइगोट बनेगा। सो द 3 सेल्स जो कि चैलेजल एंड पे पाए जाते हैं उन्हें हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। द लार्ज सेंट्रल सेल mentioned earlier has 2 polar nuclei, thus a typical angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleated and 7 cell stage। ठीक है, अब बच्चों पॉलिनेशन से हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, होप आपने एंजॉय करा होगा द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अच्छे से पढ़िए, थैंक यू।